शांति जी ने अपना सामान पैक किया और धड़ल्ले से अपने घर से निकलने लगी। तभी बेटे ने टोकते हुए पूछा, जब इकलौते बेटे के घर में विधवा माँ को मान सम्मान से जीना नसीब ना हो तो वह बेटी के घर रह सकती है। शांति ने जिद्दी लहजे में दलील दी। शांति अपने बेटे बहू से नाराज होकर अपनी बेटी सुमन के घर आ गई। अब शांति का अगला कदम जहां अपने बेटे बहू को अपनी अहमियत बताना था, वहीं किसी और की भी अक्ल ठिकाने का काम उसे करना था। अटैची हाथ में पकड़े शांति ड्राइंग रूम में आई तो नीरज और रितु चौंक कर खड़े हो गए। माँ, अटैची में क्या है? नीरज ने माथे पर बल डालकर, फिक्र मत कर, इसमें तेरी बहू के जेवर नहीं, बस मेरा कुछ जरूरी सामान है। शांति ने उखड़े लहजे में जवाब दिया। किस बात पर गुस्सा हो? अपने बेटे के इस प्रश्न का शांति ने कोई जवाब नहीं दिया तो नीरज ने अपनी पत्नी की तरफ प्रश्नसूचक निगाहों से देखा। नहीं, मैंने मम्मी से कोई झगड़ा नहीं किया है, रितु ने फौरन सफाई दी। लेकिन तभी कुछ याद करके वह बेचैन नजर आने लगी। नीरज खामोश रहकर रितु के आगे बोलने का इंतजार करने लगा। बात कुछ खास नहीं थी। मम्मी फ्रिज से कल रात दूध निकाल रही थी। मैंने बस यह कहा था कि सुबह कहीं राहुल के लिए दूध कम ना पड़ जाए। कल चाय कई बार बनी। मुझे कतई एहसास नहीं हुआ कि उस छोटी सी बात का मम्मी इतना बुरा मान जाएगी। अपनी बात खत्म करने तक रितु चिढ़ का शिकार बन गई। माँ, क्या रितु से नाराज हो? नीरज ने शांति को मनाने के लिए अपना लहजा कोमल कर लिया। मैं इस वक्त कुछ भी कहने सुनने के मूड में नहीं हूँ। तू मुझे राजनगर तक का रिक्शा ला दे, बस। शांति की नाराजगी उनकी आवाज में अब साफ झलक उठी। क्या आप सुमन दीदी के घर जा रहे हो? हाँ, बेटी के घर अटैची लेकर रहने जा रही हो? नीरज ने बड़ी हैरानी जाहिर की। जब इकलौते बेटे के घर में विधवा माँ को मान सम्मान से जीना नसीब ना हो तो वह बेटी के घर रह सकती है। शांति ने जिद्दी लहजे में दलील दी। तुम गुस्सा थूक दो माँ, मैं रितु को डांटूंगा नहीं। मेरे सब्र का घड़ा अब भर चुका है। मैं किसी हाल में नहीं रुकूंगी। कुछ और बातें भी क्या तुम्हें परेशान और दुखी कर रही है? अरे, एक दो नहीं बल्कि 10 बातें हैं। शांति अचानक फट पड़ी। मैं तेरे घर की इज्जतदार बुजुर्ग सदस्य नहीं बल्कि आया और महरी बनकर रह गई हूँ। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम महरी भी हटा दो। मुझे राहुल की आया बनाकर आए दिन पार्टियों में चले जाओ। तुम दोनों के पास ढंग से 2 बातें मुझसे करने का वक्त नहीं है। उस शाम मेरी छाती में दर्द था तो तू डॉक्टर के पास भी मुझे नहीं ले गया। माँ, तुम्हें बस एसिडिटी थी जो डाइजिन खाकर ठीक भी हो गई थी। अरे, अगर दिल का दौरा पड़ने का दर्द होता तो तेरी डाइजिन क्या करती? तुम दोनों के लिए अपना आराम, अपनी मौज मस्ती मेरे सुख दुख का ध्यान रखने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी तुम दोनों को बेचारे राहुल की फिक्र भी नहीं। अरे, बच्चे की सारी जिम्मेदारियां दादी पर डालने वाले तुम जैसे लापरवाह माता पिता शायद ही दूसरे होंगे। शांति ने बेझिझक उन्हें खरी खरी सुना दी। मम्मी, हम इतने बुरे नहीं हैं जितने आप बता रही हो। मुझे लगता है कि आज आप तिल का तार बनाने पर आमादा हो। रितु ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अच्छे हो या बुरे, अब अपनी घर गृहस्थी तुम दोनों ही संभालो। मैं आया का इंतजाम कर लूँ, फिर आप चली जाना। जब तक आया ना मिले तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। राहुल खेल कर लौट आया तो मुझे जाते देखकर रोएगा। चल, रिक्शा करा दे मुझे। शांति ने सूटकेस नीरज को पकड़ाया और अजीब सी अकड़ के साथ बाहर की तरफ चल पड़ी। पता नहीं माँ को अचानक क्या हो गया। यह जिद्दी इतनी है कि अब किसी की कोई बात नहीं सुनेगी।
बरबराता हुआ नीरज अटैची उठाकर अपनी माँ के पीछे चल पड़ा। परेशान रितु को नई आया का इंतजाम करने के लिए अपनी पड़ोसिनों की मदद चाहिए थी। वह उनके घरों के फ़ोन नंबर याद करते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ चली। करीब आधे घंटे के बाद शांति अपने दामाद किशोर के घर में बैठी हुई थी। अपनी बेटी सुमन और किशोर के पूछने पर उन्होंने वही सब दुखड़े उनको सुना दिए जो कुछ देर पहले अपने बेटे बहू को सुनाए थे। आप वहाँ खुश नहीं हैं, इसका कभी एहसास नहीं हुआ मुझे। सारी बातें सुनकर किशोर ने आश्चर्य व्यक्त किया। अपने दिल के जख्म जल्दी से किसी को दिखाना मेरी आदत नहीं है किशोर। जब पानी सिर के ऊपर हो गया तभी अटैची लेकर निकलती हूँ। शांति का गला रुंध गया। मम्मी, यह भी आपका ही घर है। आप जब तक दिल करे यहाँ रहें। मोनू और निशु नानी का साथ पाकर बहुत खुश होंगे। किशोर ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने घर में रुकने का निमंत्रण दे दिया। यहाँ बेटी के घर में रुकना मुझे अच्छा माँ, बेकार की बातें मत करो। सुमन ने प्यार से शांति को डपट दिया। बेटा बेटी में यूं अंतर करने का समय अब नहीं रहा है। जब तक मैं उस लायक नीरज की अक्ल ठिकाने ना लगा दूं तब तक तुम आराम से यहाँ रहो। बेटी आराम करने के चक्कर में फंसकर ही तो मैंने अपनी यह दुर्गति कराई है। अब आराम नहीं, मैं काम करूँगी। शांति ने दृढ़ स्वर में मन की इच्छा जाहिर की। मम्मी, इस उम्र में क्या काम करोगी आप, और काम करने के झंझट में क्यों फंसना चाहती हो। किशोर परेशान नजर आने लगा। काम मैं वही करूँगी जो मुझे आता है। शांति बेहद गंभीर हो उठी। जब सुमन के पापा इस दुनिया से अकस्मात चले गए तब यह 8 और नीरज 6 साल के थे। मैं ससुराल में नहीं रही क्योंकि मुझ इस विधवा की उस संयुक्त परिवार में नौकरानी की सी हैसियत थी। अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए मैंने ससुराल को छोड़ा। दिन में बढ़िया पापड़ बनाती और रात को कपड़े सिलती। आज फिर मैं सम्मान से जीना चाहती हूँ। अपने बेटे बहू के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। कल सुबह सुमन मुझे लेकर कुंती के पास चलेगी। यह कुंती कौन है? किशोर ने उत्सुकता दर्शाई। माँ, तुमने कभी अपने दुख दर्द की तरफ पहले जरा सा इशारा किया होता तो अब तक मैंने नीरज और रितु के होश ठिकाने लगा दिए होते। मेरी बहुत पुरानी सहेली है। उसने बढ़िया पापड़ बनाने का लघु उद्योग कायम कर रखा है। वह मुझे भी काम देगी। अगर रहने का इंतजाम भी उसने कर दिया तो मैं यहाँ नहीं। माँ, तुम यहीं रहोगी। सुमन ने उन्हें अपनी बात पूरी नहीं करने दी और आवेश भरे लहजे में बोली, जिस घर में तुम्हारे बेटा बहू ठाठ से रह रहे हैं वह घर आज भी तुम्हारे नाम है। अगर बेघर होकर किसी को धक्के खाने ही हैं तो वह तुम नहीं, वे होंगे। तू इतना गुस्सा मत कर बेटी। अब मैं काम करना शुरू करके आत्मनिर्भर हो जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर गर्व है माँ। शांति के गले लगकर सुमन ने अपने पति को बताया। मुझे वह समय याद है जब माँ अपना सुख चैन भुला कर दिन रात मेहनत करती थी। हमें ढंग से पाल पोस कर काबिल बनाने की धुन हमेशा इनके सिर पर सवार रहती थी। आज नीरज बैंक ऑफिसर और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो यह माँ की मेहनत का ही फल है। लानत है नीरज पर जो आज वह माँ की उचित देखभाल नहीं कर रहा है। मेरी यह बेटी भी कम हिम्मत नहीं है। किशोर। शांति ने स्नेह से सुमन का सिर सहलाया। पापड़ बाड़ियाँ बनाने में यह मेरा पूरा हाथ बटाती थी। पढ़ने में हमेशा अच्छी रही। मेरा बुरा वक्त ना होता तो जरूर डॉक्टर बनती। मेरी गुड़िया। आप दोनों बैठकर बातें करो। मैं जरा एक बीमार दोस्त का हालचाल पूछने जा रहा हूँ। मम्मी, यह कहाँ रुकने में जरा सी भी हिचक महसूस ना करे। नीरज और रितु को मैं समझाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। किशोर उनके बीच से उठकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वह तैयार होकर बाहर चला गया। उसके बदन से आ रही इत्र की खुशबू को सुमन ने तो नहीं
पर शांति ने जरूर नोट किया। कौन सा दोस्त बीमार है किशोर का? शांति ने अपने स्वर को सामान्य रखते हुए सुमन से पूछा। मुझे पता नहीं, सुमन ने लापरवाह स्वर में जवाब दिया। बेटी पति के दोस्तों की, उसके ऑफिस की गतिविधियों की जानकारी हर समझदार पत्नी को रखनी चाहिए। माँ, 2 बच्चों को संभालने में मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ कि इन दोनों के लिए फुर्सत ही नहीं बचती। अपने लिए वक्त निकाल कर बन सवर कर रहा कर। कुछ समय वहाँ से बचा कर किशोर को खुश करने के लिए लग जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा। मैं जैसी हूँ उन्हें बेहद पसंद हूँ। माँ, तुम मेरी फिक्र ना करो। और यह बताओ कि क्या कल सुबह तुम सचमुच कुंती आंटी के पास काम मांगने जाओगी? अपनी आंखों में चिंता के भाव लाकर सुमन ने विषय परिवर्तन कर दिया था। शांति काम पर जाने के लिए अपने फैसले पर जमी रही। उनके इस फैसले का सुमन ने स्वागत किया। रात को नीरज और रितु ने शांति से फ़ोन पर बात करनी चाही, पर वह तैयार नहीं हुई। सुमन ने दोनों को खूब डांटा। रितु ने उसकी डांट खामोश रहकर सुनी, पर नीरज ने इतना जरूर कहा, माँ ने कभी पहले शिकायत का एक शब्द भी मुंह से निकाला होता तो मैं जरूर कार्रवाई करता। मुझे सपना तो नहीं आने वाला था कि वह घर में दुख और परेशानी के साथ रह रही है। उन्हें घर छोड़ने से पहले हमसे बात करनी चाहिए थी। सुमन ने जब इस बारे में माँ से सवाल किया तो वह नींद आने की बात कह सोने चली गई। उनके सोने का इंतजाम मोनू और निशु के कमरे में किया गया था। उन दोनों बच्चों ने नानी से पहले एक कहानी सुनी और फिर लिपट कर सो गए। शांति को राहुल बहुत याद आ रहा था, इस कारण वह काफ़ी देर से सो सकी थी। अगले दिन बच्चों को स्कूल और किशोर को ऑफिस भेजने के बाद सुमन माँ के साथ कुंती से मिलने जाने के लिए घर से निकली थी। कुंती का कुटीर उद्योग बड़ा बढ़िया चल रहा था। घर की पहली मंजिल पर बने बड़े हॉल में 15-20 औरतें बढ़िया पापड़ बनाने के काम में व्यस्त थी। वह शांति के साथ बड़े प्यार से मिली। पहले उन्होंने पुराने वक्त की यादें ताज़ा की। चाय नाश्ते के बाद शांति ने उन्हें अपने आने का मकसद बताया तो वह पहले तो चौंकी और फिर गहरी सांस छोड़कर मुस्कुराने लगी। अगर दिल करे तो अपनी परेशानियों की चर्चा करके अपना मन जरूर हल्का कर लेना। शांति, कभी तुम मेरा सहारा बनी थी और आज फिर तुम्हारा साथ पाकर मैं खुश हूँ। मेरा दायां हाथ बनकर तुम चाहो तो आज से ही काम की देखभाल में हाथ बटाओ। अपनी सहेली की यह बात सुनकर शांति की पलकें नम हो उठी थी। शांति और सुमन ने वर्षों बाद पापड़ बाड़ियाँ बनाने का काम किया। उन दोनों की कुशलता जल्दी ही लौट आई। बहुत मज़ा आ रहा था दोनों को काम करने में। कब लंच का समय हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। सुमन घर लौट गई क्योंकि बच्चे के स्कूल से लौटने का समय हो रहा था। शांति को कुंती ने अपने साथ खाना खिलाया। शांति शाम को घर लौटी तो बहुत प्रसन्न थी। किशोर को उन्होंने अपने उस दिन के अनुभव बड़े जोश के साथ सुनाए। रात को 8 बजे के करीब नीरज और रितु राहुल को साथ लेकर वहां आ पहुंचे। उनको देखकर सुमन का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बड़ी कठिनाई से किशोर और शांति उसके गुस्से को शांत कर पाए। चुप होते होते भी सुमन ने अपने भाई व भाभी को खूब खरी खोटी सुना दी थी। हाँ, वह अब ठीक है, बेहतर है। अचानक बेचैन नजर आ रहे किशोर ने अखबार उठाकर उसे आंखों के सामने यूं किया मानो शांति की नज़रों से अपने चेहरे के भाव को छिपा रहा हो। माँ, अब घर चलो। इस उम्र में और हमारे होते हुए तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया की नज़रों में हमें शर्मिंदा कराकर तुम्हें क्या मिलेगा? नीरज ने आहत स्वर में प्रश्न किया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना सुनना चाहती हूँ। तुम लोग चाय पियो, तब तक मैं राहुल से बातें कर लूँ। शांति ने अपने 5 वर्षीय पोते को गोद में उठाया और ड्राइंग रूम से उठकर बच्चों के कमरे में चली आई।
उस रात नीरज और रितु शांति को साथ वापस ले जाने में असफल रहे। लौटते समय दोनों का मूड बहुत खराब हो रहा था। मम्मी अभी गुस्से में है, कुछ दिनों के बाद उन्हें समझा बुझाकर हम भेज देंगे। किशोर ने उन्हें आश्वासन दिया। उन्हें पापड़-बाड़ियाँ बनाने के काम पर जाने से भी रोको। जीजाजी नीरज से प्रार्थना की, जो भी इस बात को सुनेगा हम पर हंसेगा। नीरज मेहनत व ईमानदारी से किए जाने वाले काम पर मूर्ख लोग ही हंसते हैं। माँ ने यही काम करके हमें पाला था। कभी जाकर देखना कि कुंती आंटी के यहाँ काम करने वाली औरतें के चेहरे पर स्वाभिमान और खुशी की कैसी चमक मौजूद रहती है। थोड़े से समय के लिए मैं भी वहाँ रोज जाया करूँगी। माँ के साथ अपना फैसला बताते हुए सुमन बिल्कुल भी नहीं झिझकी थी। बाद में किशोर ने उसे काम पर न जाने के लिए कुछ देर तक समझाया भी, पर सुमन ने अपना फैसला नहीं बदला। ईंट का जवाब पत्थर से चित्रा ने कैसे दिया? नंदन को करारा जवाब। मेरी बेटी कुछ मामलों में मेरी तरह से ही जिद्दी और थुन की पक्की है। किशोर यह किसी पर अन्याय होते भी नहीं देख सकती। तुम नाराज मत हो और कुछ दिनों के लिए इसे अपनी इच्छा पूरी कर लेने दो। घर के काम का हर्जा इसका हाथ बटाकर मैं नहीं दूंगी। तुम बताओ तुम्हारे दोस्त की तबीयत कैसी है? शांति ने अचानक विषय परिवर्तन कर दिया। मेरे दोस्त की तबीयत को क्या हुआ है? किशोर चौंका। अरे कल तुम अपने एक बीमार दोस्त का हालचाल पूछने गए थे ना? हाँ हाँ, वह अब ठीक है, बेहतर है। अचानक बेचैन नजर आ रहे किशोर ने अखबार उठाकर उसे आंखों के सामने यूं किया मानो शांति की नज़रों से अपने चेहरे के भावों को छिपा रहा हो। शांति ने सुमन की तरफ देखा, पर उसका ध्यान उन दोनों की तरफ ना होकर निशु की चोटी खोलने की तरफ लगा हुआ था। शांति के साथ सुमन भी रोज पापड़ बाड़ियाँ बनाने के काम पर जाती। माँ शाम को लौटती, पर बेटी 12 बजे तक लौट आती। दोनों इस दिनचर्या से बेहद खुश थी। राहुल को याद कर के शांति कभी कभी उदास हो जाती, नहीं तो बेटी के घर उसका समय बहुत अच्छा बीत रहा था। शांति को वापस ले जाने में नीरज और रितु पूरे 2 हफ्ते बाद सफल हुए। आया की देखभाल राहुल के लिए अच्छी नहीं है मम्मी, वह चिड़चिड़ा और कमज़ोर होता जा रहा है। सारा घर आपकी गैर मौजूदगी में बिखर सा गया है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, अपनी सारी गलतियाँ सुधारने का वादा करती हूँ। बस अब आप घर चलिए प्लीज। हाथ जोड़कर यूं विनती कर रही बहू को शांति ने अपनी छाती से लगाया और घर लौटने को राजी हो गई। सुमन ने पहले ही यह सुनिश्चित करवा लिया कि घर में झाड़ू पोछा करने व बर्तन मांजने वाली बाई आती रहेगी। वह तो आया को भी आगे के लिए रखवाना चाहती थी, पर इसके लिए शांति ही तैयार नहीं हुई। मैं जानती थी कि आज मुझे लौटना पड़ेगा, इसलिए मैं कुंती से 15 दिन की अपनी पगार ले आई थी। अब हम सब पहले बाजार चलेंगे। तुम सबको अपने पैसों से मैं दावत दूंगी और उपहार भी। शांति की इस घोषणा को सुनकर बच्चों ने तालियां बजाई और खुशी से मुस्कुरा उठे। शांति ने हर एक को उसकी मनपसंद चीज़ बाजार में खिलवाई। किशोर और नीरज को कमीज मिली। सुमन और रितु ने अपनी पसंद की साड़ियाँ पाई। निशु ने ड्रेस खरीदी। मोनू को बैट मिला और राहुल को बैटरी से चलने वाली कार। वापस लौटने से पहले शांति ने अकेले किशोर को साथ लिया और उसकी आलीशान दुकान में घुस गंज, जहां औरतें प्रसाधन सामग्री बिकती थी। क्या आप यहाँ अपने लिए कुछ खरीदने आई हैं मम्मी? किशोर ने उत्सुकता जताई। नहीं, यहाँ से मैं सुजाता के लिए खरीदना चाहती हूँ, शांति ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। सुजाता कौन? एकाएक ही किशोर के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हारी दोस्त, जो मेरी सहेली उर्मिला के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में रहती है, वही सुजाता जिससे मिलने तुम अक्सर उसके फ्लैट पर जाते हो।
जिसके साथ तुमने गलत तरह का रिश्ता जोड़ रखा है। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं। किशोर प्लीज़ झूठ बोलने की कोशिश मत करो और मेरी यह चेतावनी ध्यान से सुनो। शांति ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त स्वर में बोलना शुरू किया। सुमन तुम्हारे प्रति, घर व बच्चों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। पिछले दिनों में तुम्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि वह अन्याय के सामने चुप नहीं रह सकती। मेरी बेटी मान सम्मान से जीने को सबसे महत्वपूर्ण मानती है। उसे सुजाता की भनक भी लग गई तो तुम्हें छोड़ देगी। मेरी बेटी सूखी रोटी खा लेगी पर जिएगी इज्जत से। जैसे मैंने बनाया वैसे ही वह भी पापड़ बाड़ियाँ बनाकर अपने बच्चे को काबिल बना लेगी। आज के बाद तुम कभी सुजाता के फ्लैट पर गए तो मैं खुद तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सुमन के सामने खोलूँगी। तुम्हें मुझे अभी वचन देना होगा कि तुम उससे संबंध हमेशा के लिए समाप्त कर लोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो अपनी पत्नी व बच्चों से दूर होने को तैयार हो जाओ। अपनी गृहस्थी उजाड़ कर फिर खूब मज़े से सुजाता के साथ मौज मस्ती करना। किशोर ने कांपती आवाज़ में अपना फैसला सुनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लिया। मम्मी आप सुमन से कुछ मत कहना। वह खुददार औरत मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। गुड, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आओ बाहर चलें। शांति एक तीर से दो शिकार करके बहुत संतुष्ट थी। उन्होंने घर छोड़कर नीरज व रितु को अपना महत्व, उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया था। साथ ही सुमन के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं से किशोर को परिचित कराकर उसे सही राह पर लाई थी। उनका मिशन पूरी तरह सफल रहा था। दोस्तों, हमें अपने घर परिवार को समझदारी और सूझबूझ से चलाना चाहिए। घर के बड़े बच्चे के समान होते हैं। हमें बड़ों की कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करके चलना चाहिए। इसी में सबकी खुशी है। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।